आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी ढपोर शंख भाग 1। मुरादाबाद में मेरे एक पुराने मित्र हैं जिन्हें दिल से तो मैं एक रत्न समझता हूँ, पर पुकारता हूँ ढपोर शंख कहकर, और वे बुरा भी नहीं मानते। ईश्वर ने उन्हें जितना हृदय दिया है उसकी आधी बुद्धि दी होती तो आज वे कुछ और होते। उन्हें हमेशा तंग हंसते ही देखा, मगर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाते थे। हम और वे बहुत दिनों तक साथ पड़े हैं। खासी बेतकल्लुफ़ी है, पर यह जानते हुए भी कि मेरे लिए 150 रुपये से उनकी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं, और मैं बड़ी खुशी से करूँगा। कभी मुझसे एक पाई के रवादार ना हुए। अगर हीले से बच्चों को 2-4 रुपये दे देता हूँ तो विदा होते समय उनकी दुगनी रकम के मुरादाबादी बर्तन लादने पड़ते हैं। इसीलिए मैंने ये नियम बना लिया है कि जब उनके पास जाता हूँ तो 2-1 दिन में इतनी बड़ी चपत लगा देता हूँ कि मौसम में जो महंगी से महंगी चीज़ें होती हैं वही खाता हूँ, और मांग मांग कर खाता हूँ। मगर दिल के ऐसे बेहया हैं कि अगर एक बार भी उधर से निकलूँ तो उनसे ना मिलूँ तो बुरी तरह डांट बताते हैं। इधर 2-3 साल से मुलाकात ना हुई थी। जी देखने को चाहता था। मई में नैनीताल जाते हुए उनसे मिलने के लिए उतर पड़ा। छोटा सा घर था, छोटा सा परिवार, छोटा सा डील। द्वार पर आवाज़ दी, ढपोर शंख। तुरंत बाहर निकल आए और गले से लिपट गए। टांगे पर से मेरे ट्रंक को उतार कर कंधों पर रखा, बिस्तर बगल में दबाया और घर में दाखिल हो गए। कहता हूँ बिस्तर मुझे दे दो, मगर कौन सुनता है। भीतर कदम रखा तो देवी जी के दर्शन हुए। छोटे बच्चे ने आकर प्रणाम किया। बस यही परिवार है। कमरे में गया तो देखा खतों का एक दफ्तर फैला हुआ है। खतों को सुरक्षित रखने की तो इनकी आदत नहीं। इतने खत किसके हैं? कुतूहल से पूछा, ये क्या कूड़ा फैला रखा है जी, समेटो। देवी जी मुस्कुराकर बोली, कूड़ा न कहिए, एक एक पत्र साहित्य का रत्न है। आप तो इधर आए नहीं। इनके एक नए मित्र पैदा हो गए हैं, ये उन्हीं के कर कमलों के प्रसाद हैं। ढपोर शंख ने अपनी नन्ही नन्ही आँखें सिकोड़ कर कहा, तुम उसके नाम से इतना क्यों जलती हो जी? मेरे समझ में नहीं आता। अगर तुम्हारे 200-400 रुपये उस पर आते हैं तो उनका लेनदार मैं हूँ। वह भी अभी जीता जागता है। किसी को बेईमान क्यों समझती हो? वह क्यों नहीं समझती कि उसे अभी सुविधा नहीं है, और फिर 200-400 रुपये एक मित्र के हाथों डूब ही जाए तो क्यों रो? माना हम गरीब हैं, 200-400 रुपये हमारे लिए 2-4 लाख से कम नहीं, लेकिन खाया तो एक मित्र ने। देवी जी जितनी रूपवती थी उतनी ही जबान की तेज थी। बोली, अगर ऐसे कोई मित्र नाम है तो मैं नहीं समझती शत्रु किसे कहते हैं। ढपोर शंख ने मेरी तरफ देखा, मानो मुझसे हामी भरने के लिए कहा। औरतों का हृदय बहुत ही संकीर्ण होता है। देवी जी नारी जाति पर आक्षेप कैसे सह सकती थी? आंखें तरेर कर बोली, यह क्यों नहीं कहते कि उल्लू बनाकर ले गया, ऊपर से हैकड़ी जताते हो। दाल गिर जाने पर तुम्हें भी सूखा अच्छा लगे तो कोई आश्चर्य नहीं। मैं जानती हूँ रुपया हाथ का मैल है। यह भी समझती हूँ कि जिसके भाग्य का जितना होता है उतना वह खाता है, मगर ये मैं कभी ना मानूंगी कि वह सज्जन था और आदर्शवादी था और यह था वह था। साफ साफ क्यों नहीं कहते? लंपट था, दगाबाज था। बस, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं। ढपोर शंख ने गर्म होकर कहा, मैं ये नहीं मान सकता। देवी जी भी गर्म होकर बोली, तुम्हें मानना पड़ेगा। महाशय आ गए हैं, मैं इन्हें पच बनती हूँ। अगर ये कह देंगे कि सज्जनता का पुतला था, आदर्शवादी था, वीरात्मा था, तो मैं मान लूँगी, फिर उसका नाम न लूँगी। और यदि इनका फैसला मेरे अनुकूल हुआ तो लाला तुम्हें इनको अपना बहनोई कहना पड़ेगा। मैंने पूछा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? वह कौन था? देवी जी ने आंखें नचाकर कहा, इन्हीं से पूछो कौन था। इनका बहनोई था। ढपोर शंख ने झेप कर कहा, अजी एक साहित्य सेवी था, करुणाकर जोशी। बेचारा विपत्ति का मारा यहाँ आ पड़ा था। उस वक्त तो यह भी भैया भैया कहकर हलवा बना बना कर खिलाती थी। उसकी विपत्ति कथा सुनकर टेसवे बहाती थी, और आज वह दगाबाज है, लंपट है, लबार है। देवी जी ने कहा, वह तुम्हारी खातिर थी। मैं समझती थी
लेख लिखते हो, व्याख्यान देते हो, जर्मन साहित्य के मर्मज्ञ हो, तो कुछ तो आदमी पहचानते होंगे। पर अब मालूम हुआ कि कलम खींचना और बात है, मनुष्य की नाड़ी पहचानना और बात है। मैं इस जोशी का वृत्तांत सुनने के लिए उत्सुक हो उठा। डपोर शंख तो अपना पचड़ा सुनाने को तैयार थे, मगर देवी जी ने कहा, खाने पीने से निवृत्त होकर पंचायत बैठे। मैंने भी इसे स्वीकार कर लिया। देवी जी घर के अंदर जाते हुए बोली, तुम्हें कसम है जो अभी जोशी के बारे में एक शब्द भी इनसे कहो। मैं भोजन बनाकर जब तक खिला ना लूं, तब तक दोनों आदमियों पर दफा 144 है। डपोर शंख ने आंख मारकर कहा, तुम्हारा नमक खाकर ये तुम्हारी तरफदारी करेंगे ही। एक बार देवी जी के कानों में ये जुमला ना पड़ा। धीमे स्वर में कहा भी गया था, नहीं तो देवी जी ने कुछ न कुछ जवाब जरूर दिया होता। देवी जी चूल्हा जला चुकी और डपोर शंख उनकी ओर से निश्चित हो गए, तो मुझसे बोले, जब तक वह रसोई में है मैं संक्षेप में तुम्हें वह वृत्तांत सुना दूं। मैंने धर्म की आड़ लेकर कहा, नहीं भाई, मैं पंच बनाया गया हूँ और इस विषय में कुछ न सुनूंगा, उन्हें आ जाने दो। मुझे भय है कि तुम उन्हीं का सा फैसला कर दोगे और फिर वो मेरा घर में रहना अपार कर देगी। मैंने ढांढस बंधाया कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैं क्या फैसला करूंगा। मैं तुम्हें जानता जो हूँ, तुम्हारी अदालत में औरत के सामने मर्द कभी जीत ही नहीं सकता। तो क्या चाहते हो, तुम्हारी डिग्री कर दूं? क्या दोस्ती का इतना हक भी अदा नहीं कर सकते? अच्छा लो, तुम्हारी जीत होगी, चाहे गालियां ही क्यों न मिले। खाते पीते दोपहर हो गई। रात का जागा था, सोने की इच्छा हो रही थी, पर देवी जी कब मानने वाली थी। भोजन करके आ पहुंची। डपोर शंख ने पत्रों का पुलिंदा समेटा और वृत्तांत सुनाने लगे। देवी जी ने सावधान किया, एक शब्द भी झूठ बोले तो जुर्माना होगा। डपोर शंख ने गंभीर होकर कहा, झूठ वह बोलता है जिसका पक्ष निर्बल होता है। मुझे तो अपनी विजय का विश्वास है। इसके बाद कथा शुरू हो गई। 2 साल से ज्यादा हुए एक दिन मेरे पास एक पत्र आया, जिसमें साहित्य सेवा के नाते एक ड्रामे की भूमिका लिखने की प्रेरणा की गई थी। कर्णाकार का पत्र था। इस साहित्यिक रीति से मेरा उनसे प्रथम परिचय हुआ। साहित्यकारों की इस जमाने में जो दुर्दशा है उसका अनुभव कर चुका हूँ और करता रहता हूँ, और यदि भूमिका तक बात रहे तो उनकी सेवा करने में पेशो पेश नहीं होता। मैंने तुरंत जवाब दिया, आप ड्रामा भेज दीजिए। 1 सप्ताह में ड्रामा आ गया, पर आपके पत्र में भूमिका लिखने की ही नहीं, कोई प्रकाशक ठीक करने की भी प्रार्थना की गई थी। मैं प्रकाशकों के झंझट में नहीं पड़ता। 2-1 बार पढ़कर कई मित्रों को अपना जानी दुश्मन बना चुका हूँ। मैंने ड्रामे को पढ़ा, उस पर भूमिका लिखी और हस्तलिपि लौटा दी। ड्रामा मुझे सुंदर मालूम हुआ, इसलिए भूमिका भी प्रश्नात्मक थी। मैं कितनी ही पुस्तकों की भूमिका भी लिख चुका हूँ। यह कोई नई बात ना थी, पर अब की भूमिका लिखकर पिंड ना छूटा। 1 सप्ताह के बाद एक लेख आया कि इसे अपनी पत्रिका में प्रकाशित कर दीजिए। डपोर शंख एक पत्रिका के संपादक हैं। इसे गुण कहिए या दोष, मुझे दूसरों पर विश्वास बहुत जल्दी आ जाता है, और जब किसी लेखक का मामला हो तो मेरी विश्वास क्रिया और भी तीव्र हो जाती है। मैं अपने एक मित्र को जानता हूँ जो साहित्यकारों के साय से भागते हैं। वे खुद निपुण लेखक हैं, बड़े ही सज्जन हैं, बड़े ही जिंदा दिल। अपनी शादी करके लौटने पर जब जब रास्ते में मुझसे भेंट हुई, कहा, आपकी मिठाई रखी हुई है, भिजवा दूंगा। पर वह मिठाई आज तक ना आई। हालांकि अब ईश्वर की दया से विवाह तरु में फल भी लग गए। लेकिन खैर, मैं साहित्य सेवियों से इतना चौकन्ना नहीं रहता। इन पत्रों में इतनी विनय, इतना आग्रह, इतनी भक्ति होती थी कि मुझे जोशी से बिना साक्षात्कार के ही स्नेह हो गया। मालूम हुआ एक बड़े बाप का बेटा है, घर से इसीलिए निर्वासित है कि उसके चाचा दहेज की लंबी रकम के लिए उसका विवाह करना चाहते थे। यह उसे मंजूर ना हुआ। इस पर चाचा ने घर से निकाल दिया। बाप के पास गया। बाप आदर्श भातृभक्त था। उसने चाचा के फैसले की अपील ना सुनी।
ऐसी दशा में सिद्धांत का मारा युवक सिवा घर से बाहर निकल भागने के और क्या करता। यों वन वन के पत्ते तोड़ता, द्वार दार ठोकरे खाता वह ग्वालियर आ गया। उस पर मंदाग्नि का रोगी और जीर्ण ज्वर से ग्रस्त। बस आज ये कहानी यहीं तक।